नमस्कार सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना और रसिया के अलायंस के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे जो चाइना और रसिया की पार्टनरशिप है, जो इनकी फ्रेंडशिप है, वो कितनी गहरी है और क्या ये कलेक्टिवली यूएस की हेजेमनी को चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रसिया और चाइना को करीब लाते हैं और इस रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी खामियां हैं जो इनको पोटेंशियली एक दूसरे का राइवल भी बना सकती हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 17वीं सेंचुरी से, क्योंकि उससे पहले रसिया और चाइना साइबेरिया के बिल्कुल अपोजिट में थे। यानी रसिया साइबेरिया के नॉर्थ में था और चाइना साइबेरिया के साउथ में। पर 1650 आते आते रशियन सेटलर्स साइबेरिया को क्रॉस करके धीमे धीमे चाइना की ओर बढ़ने लगे और 1690 आते आते रसिया और चाइना में थोड़ा बहुत ट्रेड होने लगा। देखो, इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो चाइना का कल्चर है ना, या जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, वो बाय नेचर थोड़ी शर्मीली है। ना तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज करना चाहते थे, ना तो वो वेस्टर्न कल्चर के संपर्क में आना चाहते थे, और ना ही उन्हें उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से कोई लेना देना था। चाइना इनिशियली अपने आप को बहुत आइसोलेट रखता था वेस्टर्न चेंजेस से। यानी उस वक्त जब भी कोई वेस्टर्न पावर, चाहे वो रसिया ही क्यों ना हो, चाइना के संपर्क में आने की कोशिश करता था, उससे ट्रेड स्टैब्लिश करता था, तो चाइना उसे एक अग्रेसर के रूप में ही देखता। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब सबसे पहले रशियन और चाइनीज एक दूसरे के संपर्क में आए, तो उस समय रशियन भी अग्रेसर की भूमिका में थे। बहुत फ्रेंडली स्टार्ट नहीं मिला इस रिलेशनशिप को, और 18वीं सेंचुरी आते आते सिचुएशन और बिगड़ गई, क्योंकि 18वीं सेंचुरी चाइना के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। इनफैक्ट चाइना में 18वीं सेंचुरी को चाइना का सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन माना जाता है, क्योंकि इस सेंचुरी में चाइना का बाहरी ताकतों ने बहुत शोषण किया। जितनी भी कॉलोनियल पावर थी उस टाइम की, सब चाइना को अपनी कॉलोनी बनाना चाहती थी, और रसिया भी उनमें से ही एक था। यहाँ तक कि 1860 में रसिया ने चाइना का जो मंचूरियन रीजन है उस पर कब्जा भी कर लिया था। हालांकि जापान से युद्ध हारने के बाद रशियन पीछे हट गए और जापान ने भी काफी एट्रोसिटीज की चाइना पे। मतलब आप ये समझ लो ना, चाइना इस समय जितना अग्रेसिव है, पहले उतना ही पिटाई हुई है इसकी। जैसे क्लास का एक भोदू बच्चा होता है ना, उसको जो चाहता है पीट के चला जाता है, पहले चाइना की हालत वैसी ही थी। लेकिन 20वीं सेंचुरी में चीजें काफी चेंज होने लगी, रसिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रशियन एम्पायर पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद कुछ टाइम के लिए रिपब्लिक ऑफ रसिया और इवेंचुअली 1922 में सोवियत यूनियन का निर्माण हुआ। और इस दौर में चाइना में भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन देखी गई, क्योंकि चाइना की जो चिंग डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई। चाइना में चाइनीज रिपब्लिक बना, उसके बाद फिर सिविल वार स्टार्ट हुआ, फिर वहां से जापानीज वार का सिलसिला चला, और फाइनली 1949 में चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो पावर में आ गई। अब ये काफी क्रूशियल टाइम था चाइना और सोवियत यूनियन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही जगह पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रूल कर रही थी, और ये जो आइडियोलॉजी थी वो बेस बन गई दोनों कंट्रीज की एनिमोसिटी खत्म करने में और एक अलायंस, एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने में। पर अफसोस की बात ये थी कि ये जो फ्रेंडशिप थी वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। 1953 में जब स्टालिन की डेथ हो गई, तो उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो धीमे धीमे बढ़ने लगे। असल में दोनों कंट्रीज अपने अपने ढंग से कम्युनिज्म को बढ़ाना चाहती थी, और इस कम्युनिज्म फोर्स को, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को कौन लीड करेगा, इसको लेके चाइना और सोवियत यूनियन में स्प्लिट बढ़ता गया। पर 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, तो उसका जो सक्सेसर था रसिया और चाइना आपस में रिलेशन सुधारने लगे। वहीं सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने से जो 50 सालों से यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वार हो रहा था, वो भी समाप्त हो गया। दरअसल 1991 से पहले दुनिया दो ब्लॉक में बटी थी, एक को लीड करता था यूएस और दूसरे को लीड करता था सोवियत यूनियन। पर 1991 के बाद दुनिया यूनिपोलर हो चुकी थी। अमेरिका अब दुनिया का अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर बन चुका था, और वो कंट्री जो यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज करती थी और कम्युनिज्म को ड्राइव करती थी, वो अब नहीं रही। 1991 के बाद दुनिया का जियोपॉलिटिकल समीकरण पूरी तरह से बदल गया। पर अब भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो यूएस के डोमिनेंस से खुश नहीं थी, पर वो विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि यूएस की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के आगे उनकी इतनी औकात थी नहीं। ऐसे में दुनिया की नजर जाती है चाइना और रसिया के बीच में बढ़ती हुई करीबी की ओर, और ऑटोमेटिकली ये जियोपॉलिटिकल सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या रसिया और चाइना का अलायंस यूएस के डोमिनेंस को खत्म कर सकता है और दुनिया को यूनिपोलर से मल्टीपोलर बना सकता है। तो अभी तक हमने रसिया और चाइना के अलायंस के इतिहास को समझा। अब हम ये समझेंगे कि आज की डेट में ये अलायंस कितनी स्ट्रांग है। हम इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो 1991 से लेके अब तक रसिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो बहुत ही रैपिडली बढ़ा है, क्योंकि जहां 1991 में रसिया और चाइना के बीच में 5 से 8 बिलियन का ट्रेड होता था, वहीं 2018 में वो बढ़ के 100 बिलियन के पार, और 2024 तक ये उम्मीद है कि वो 200 बिलियन के पार हो जाएगा। दोनों कंट्रीज बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट पे मिलकर साथ में काम कर रही हैं। रसिया ने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन किया है। इससे इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो और बढ़ेगा।
इसके अलावा दोनों कंट्रीज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और दोनों कंट्रीज एशिया के जो ट्रेड का फ्यूचर है उसको डोमिनेट करती हुई नजर आती हैं। इकोनॉमी के आउटसाइड भी रसिया और चाइना अपनी कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। 2008 में कुछ आइलैंड को लेकर रसिया और चाइना के बीच में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था उसको भी बातचीत के थ्रू इन दोनों कंट्रीज ने रिजॉल्व कर दिया। इसके अलावा दोनों कंट्रीज की साझेदारी हमें यूएन में भी देखने को मिलती है, जहां ये दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्री यूएन की सबसे अहम बॉडी जो कि सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके द्वारा जो रेजोल्यूशन पास होता है वो लीगली बाउंडिंग भी होता है, में परमानेंट सीट रखती हैं और कभी कभी यूएस के द्वारा लाए गए रेजोल्यूशन को दोनों कंट्रीज साथ में वीटो करती हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री एंगेजमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाई है। हालांकि अभी तक इनके बीच में कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, पर इस दिशा में ये दोनों कंट्रीज तेजी से बढ़ रही हैं। 2018 की रसिया की वास्टोक मिलिट्री ड्रिल में चाइना के 1 लाख से ज्यादा सोल्जर ने पार्टिसिपेट किया था, जो हमें रसिया और चाइना की डीप कोऑपरेशन के बारे में बताता है। पर जब हम रसिया और चाइना के रिलेशनशिप को क्लोजली स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके रिलेशंस के बीच में जितनी मजबूती है उतनी ही दरारें हैं, और अगर इस पे दोनों कंट्रीज ने ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर में यही दरारें कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की ही बात कर लेते हैं। देखो, दो कंट्रीज जब इकोनॉमिक रिलेशन को इम्प्रूव करती है ना, तो इसका मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बढ़ता है। पर ये जो ट्रेड है ना, वो तब अच्छा माना जाता है जब दोनों कंट्रीज को बराबर का फायदा हो रहा हो। पर जब रसिया और चाइना ट्रेड करते हैं तो इसमें हमें काफ़ी असमानताएं देखने को मिलती हैं। ट्रेड इम्बैलेंस के अलावा रसिया चाइना को बहुत ही वैल्यूएबल और फाइनाइट चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जैसे ऑयल हो गया, गैस हो गया, टिम्बर हो गया, और ये सब भी रॉ मटेरियल के फॉर्म में बहुत सस्ते में रसिया चाइना को प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना रसिया को चीपली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें ही प्रोवाइड करता है, और वो भी बहुत महंगे कास्ट पे। और ये वही चीज़ें होती हैं जिनको बनाने के लिए रसिया से आए रॉ मटेरियल का काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में यूज होता है, और रसिया इससे खुश नहीं है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो रसिया वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण काफ़ी डिपेंडेंट हो जाता है चाइना पे, और चाइना इस डिपेंडेंसी का खूब फायदा भी उठाता है। चाइना रसिया से बहुत सस्ते में गैस और ऑयल का डिमांड करता है, और यहाँ रसिया की मजबूरी होती है क्योंकि सैंक्शंस की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में वो अपने क्रूड ऑयल को सप्लाई नहीं कर पाता, और रसिया की मजबूरी होती है कि वो चाइना की जो डिमांड है उससे कंप्लाई करे। तो पॉइंट ये है कि भले ही रसिया और चाइना का ट्रेड वॉल्यूम देखने में बहुत ज्यादा लगे, पर जो ये ट्रेड है ना वो रसिया के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं है जितना चाइना के लिए। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो यहाँ हमें चाइना और रसिया के बीच में एक सिमेट्री, एक समानता देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज अपने नेबर्स के बॉर्डर का रिस्पेक्ट करते नहीं है। अपने नेबर्स की टेरिटरी में मेडलिंग करना चाइना और रसिया दोनों का काम होता है। तो जो नेबरिंग कंट्रीज में इंटरफियर करने की आदत है ना, ये कभी इन दोनों कंट्रीज में खुद एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती है। समझाता हूँ मैं आपको कैसे। देखो, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनको रसिया का बैकयार्ड माना जाता है। यानी सेंट्रल एशिया में जिस कंट्री का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो है रसिया, क्योंकि जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी, और रसिया कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे इसकी इन्फ्लुएंस कम हो। पर जो चाइना है ना, वो सेंट्रल एशिया में भी रसिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको चैलेंज करता है। रसिया के अलावा चाइना सेंट्रल एशिया में दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पावर है, और कुछ दिनों में चाइना इस मामले में रसिया को सरपास कर जाएगा। और जैसे जैसे चाइना का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में बढ़ेगा, वैसे वैसे अदर एरियाज में भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और रसिया का इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिक कम होगा। अब देखना ये होगा कि रसिया कहाँ तक इस बात को बर्दाश्त करता है कि चाइना उसके बैकयार्ड में कुछ ज्यादा ही समय बिता रहा है। और जब हम इन्फ्लुएंस की बात कर ही रहे हैं तो देखो, इन्फ्लुएंस ना 2 तरीके से बढ़ाई जाती है या दिखाई जाती है। पहला सॉफ्ट पावर के थ्रू और दूसरा होता है हार्ड पावर के थ्रू। और जब हम रसिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो दोनों ही कंट्रीज में इन्फ्लुएंस दिखाने का तरीका एक दूसरे से जुदा है। जहाँ रसिया हार्ड पावर के थ्रू अपने इन्फ्लुएंस को दिखाता है और बढ़ाता है, वहीं चाइना सॉफ्ट पावर पे, नैरेटिव बिल्डिंग पे ज्यादा बिलीव करता है। और जब हम हार्ड पावर की बात करते हैं तो वहाँ मेरा मतलब मिलिट्री थ्रेटनिंग से या फिर इकोनॉमिक सैंक्शन से होता है, और रसिया खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के लिए तो प्योरली हार्ड पावर का ही प्रयोग करता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। 2008 में रसिया ने जॉर्जिया पे अटैक किया, 2014 में क्राइमिया को एनेक्स कर लिया, और 2022 में उसने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। तो ये सब एग्जांपल है हार्ड पावर का। तो वहीं जब हम चाइना की बात करते हैं तो वो सॉफ्ट पावर को यूज करने का और झूठे नैरेटिव गढ़ने का एकदम मास्टर हो चुका है। देखो, सॉफ्ट पावर में क्या होता है, अगर आपको किसी कंट्री पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो पहले आप उस कंट्री को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लो। वहाँ की जो वाइटल इंडस्ट्रीज हैं उसमें मेजॉरिटी का शेयर खुद ले लो, उस कंट्री का मार्केट कैप्चर कर लो, उसको लोन दे दो, उसके यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दो, जैसा कि चाइना ने किया हुआ है बीआरआई के थ्रू, लोन भी देता है बीआरआई के थ्रू। उनकी एनर्जी और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लो, तो उस कंट्री पे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। और यहीं जब रसिया हार्ड पावर का यूज करता है, किसी कंट्री पे अटैक करता है, तो चाइना के लिए रसिया को चाह कर भी डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे जो चाइना ने अपनी सॉफ्ट पावर बना रखी है ना, उसको नुकसान पहुंचता है। आप खुले रूप से रसिया का जो अग्रेशन है उसका सपोर्ट कैसे करोगे? इसका एक इकोनॉमिक खतरा भी होता है, क्योंकि जब रसिया अग्रेशन दिखाता है और यूएस और यूएन और अदर वेस्टर्न
कंट्रीज रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाती हैं। तो अगर उस वक्त चाइना ओपनली रसिया को डिफेंड करता है तो जो यूरोपियन मार्केट है वो चाइना के लिए बंद हो सकती है, और यूरोपियन मार्केट चाइना के लिए रसिया से कई गुना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था इस समय रसिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $100 बिलियन के आसपास है। वहीं चाइना यूरोपियन मार्केट में 700 से 800 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है। तो चाइना कभी भी रसिया के लिए इतनी बड़ी मार्केट को खो नहीं सकता, और वहीं रसिया भी चाइना का खुल के सपोर्ट नहीं कर सकता जब चाइना अग्रेशन दिखाता है इंडिया के प्रति, क्योंकि इंडिया रसिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के अलावा मेजर डिफेंस बायर भी है। रसिया को एक बहुत बड़ी मार्केट मिलती है अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को बेचने की, तो चाइना के चक्कर में रसिया अपनी इतनी ल्यूक्रेटिव मार्केट को खो नहीं सकता। इसके अलावा भी रसिया काफी तरह से परेशान रहता है चाइना से, उसकी जासूसी से, वो जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट की चोरी करता है, और इसके अलावा दोनों कंट्रीज एक लंबी बॉर्डर शेयर करती हैं, तो काफी जगह अभी भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बस इतनी है कि रसिया और चाइना कोई ऐसे परमानेंट फ्रेंड नहीं है जिनके बीच में कोई दरार नहीं आ सकती। हाँ, जब तक इनके इंटरेस्ट एक दूसरे से अलाइन कर रहे हैं तब तक तो ये कंट्रीज साथ में काम कर सकती हैं। अब देखना ये है कि दोनों कंट्रीज इस अलायंस को कैसे यूटिलाइज करती हैं अमेरिका को काउंटर करने के लिए।